Assalamu alaikum. This is Muhammad Nasir, and today I am going to discuss about second paper. Uh, so first option is Red Lake is found in. Red Lake कहाँ पाई जाती है? Why we are calling it Red Lake? Due to its color. Its color is red. उसका रंग जो है ना वो लाल है, इसी वजह से उसे रेड लेक कहा जाता है। तो ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पाई जाती है। मज़ीद इसकी डिटेल अगर हम देखें तो ये जो यूएसए की स्टेट है मिनेसोटा, इसमें ये पाई जाती है। इसकी रैंकिंग करें लार्जेस्ट में तो ये 16 रैंकिंग है इन द यूनाइटेड स्टेट में। इससे इट्स कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अपर रेड लेक एंड लोअर रेड लेक। तो ये दो हिस्से इसके मतलब कहे जाते हैं कि दो हिस्सों में इसको बांटा जाता है, अपर रेड लेक में और लोअर रेड लेक में। ऑप्शन नंबर 2 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉजिकल यूनिट इन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर में लॉजिकल यूनिट का क्या फंक्शन होता है? तो लॉजिकल यूनिट क्या करता है? लॉजिकल यूनिट जो है ना टू परफॉर्म एथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। ये एथमेटिक जो है वो ऑपरेशंस करता है और लॉजिक ऑपरेशन करता है। अब एथमेटिक कौन से होता है मैं आपको बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गई, एडिशन हो गई, सब्सट्रैक्शन हो गई, ये सब जो होते हैं ना इससे ये होते हैं अरिथमेटिक्स ऑपरेशंस। ठीक है, ये भी करता है। अगर हम लॉजिक की बात करें तो जैसे कि अगर कौन सी वैल्यू किससे ग्रेटर है, कौन सी वैल्यू किस वैल्यू के इक्वल है, ये जो बातें हैं ये लॉजिकल बातें कहलाती हैं, लॉजिकल ऑपरेशन कहलाए जाते हैं जो कंप्यूटर करता है। तो जो लॉजिकल यूनिट होता है ना तो वो दो चीज़ें ये परफॉर्म करता है। ये ऐसे ही है जैसे एक शॉपकीपर होता है, अभी वो कोई कस्टमर आता है तो उससे वो पैसे लेता है और उसको उस पैसे के मुताबिक या जो चीज़ वो डिमांड करता है उस डिमांड के मुताबिक वो चीज़ें ना जो उसकी डिमांड है, ये लॉजिकल ऑपरेशन होता है। और जितने उसने पैसे दिए उस मकदार के साथ चीज़ है ना एक किस्म का एक अरिथमेटिक का ये ऑपरेशन है। तो इस तरह कंप्यूटर में भी ये होता है। तो कंप्यूटर में जो ये करता है वो लॉजिकल यूनिट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट आ एम एस पावर पॉइंट व्यू। कौन सा जो है वो एम एस पावर पॉइंट का व्यू नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो स्लाइड व्यू है, स्लाइड शो व्यू है, ओरिएंटेशन व्यू है, प्रेजेंटेशन व्यू है। तो हम यहाँ पे ओपन करके देख लेते हैं पावर पॉइंट में। देखिए यहाँ पे बहुत से मेन्यू दिए गए हैं। यहाँ पे व्यू मेन्यू में देखते हैं कि ओरिएंटेशन को देखते हैं, ओरिएंटेशन हमने कहा कि नहीं है, देखिए यहाँ पे है या नहीं है। प्रेजेंटेशन व्यू है, स्लाइड्स व्यू भी यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन व्यू कहीं पे भी नहीं होता। ठीक है, अब ओरिएंटेशन क्या होती है कंप्यूटर की टर्म्स में, किसको कहते हैं? तो ओरिएंटेशन दो पेज सेटिंग होती है जो जो इस तरह, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम एक और सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और उसका नाम है कोरल ड्रा। ठीक है, कोरल ड्रा में मैं आपको ओरिएंटेशन देता हूँ। जब तक वो ओपन होता है हम नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। तो वैसे दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट जो कि पेज सेटिंग इसे कहते हैं ऑलरेडी। पोर्ट्रेट वो होती है जिसमें जो पेपर की जो लंबाई है ना वो ज़्यादा होती है, जबकि लैंडस्केप में जो पेपर की चौड़ाई हो है वो ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर 4 है द वर्ड पाकिस्तान वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन 1933। जो पाकिस्तान लफ्ज़ है ये सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस, किसने मुतारिफ़ करवाया था? पाकिस्तान। इंग्लिश में पी नहीं साउंड नहीं होता, पी वर्ड मतलब पी साउंड नहीं होता, फा होता है। तो इसलिए हम पाकिस्तान, आपने देखा होगा अंग्रेज़ कहते हैं। तो ओरिजिनल इसकी प्रोनाउंसिएशन भी इसी तरह ही इंग्लिश में बनती है, पाकिस्तान। सो यहाँ पे अच्छा ये ओपन हो गया। तो इस कोरल ड्रा में मैं आपको बताऊंगा, वैसे कोरल ड्रा के बारे में आपको बताऊंगा, ये ग्राफिकल जो है ना ये एप्लीकेशन होती है, इसमें हम ग्राफिक का बहुत फ्रीली काम कर सकते हैं और ये बहुत अच्छी, मतलब ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको यूज़ करना, और इससे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं। देखें ये जो आपके पास पेज की सेटिंग आ रही है ना इस टाइम आप देख रहे हैं, तो ये लैंडस्केप में। अब इसे मैं पोर्ट्रेट में करके देखता हूँ, सॉरी ये वो पोर्ट्रेट ये सेटिंग होती है और जो लैंडस्केप होता है वो ये होता है। ठीक है, ये पेज सेटिंग होती है। तो अब हम देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट देखते हैं। सो नाउ एंड नेवर जो है वो एक पम्फलेट है, ये किसने जारी किया? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली इसके जो है वो लिखारी हैं। तो ये इसकी डेट क्या है? 21 जनवरी 1933। ठीक है, ये पम्फलेट जो है पाकिस्तान, इसमें 3 तरह के सवाल अमूमन पूछे जाते हैं, NTS में भी, PTS पाकिस्तान टेस्ट सर्विस भी और PPSC में भी। या तो इसकी डेट पूछ ली जाएगी कि किस डेट को ये मतलब शाया हुआ, या ये
इसका पूछेगा कि पम्फलेट का नाम क्या है। तो बस ये 3 चीज़ें ही पूछी जाती हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि मिस्टर जावेद इकबाल इज़ द चेयरमैन ऑफ। मिस्टर जावेद इकबाल कौन है भाई, ये देखते हैं। ये चेयरमैन है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के, इन शॉर्ट जिसे हम नैब बोलते हैं। आजकल बहुत यानी कि मशहूर है नैब वर्ड, ठीक है। हर कोई पूछ रहा है कि नैब ने फ़लाँ को पकड़ लिया, नैब ने फ़लाँ सियासतदान को पकड़ लिया। तो उसके जो हेड है ना, जिसे यानी कि चेयरमैन होते हैं, तो वो मिस्टर जावेद इकबाल हैं। अब ये कब हुए थे, ये 8 अक्टूबर 2017 को अपॉइंट हुए थे। और ये जो है ना, ही इज़ आल्सो रिटायर्ड सीनियर जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर जस्टिस हैं। रेसिडेंशियल ये जो है इस्लामाबाद के ही हैं। अब इस नेशनल अकाउंटेबिलिटी जो ये है, इसके बारे में भी ये भी काफ़ी अहम कभी कभी सवाल आ जाता है कि ये कब इस्टेब्लिश हुआ। तो ये इस्टेब्लिश हुआ ये इदारा जी 16 नवंबर 1999 बाय नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के ज़रिए। ऑर्डिनेंस वो के ज़रिए किया गया है ये इरा। और ये किसने किया, ये परवेज़ मुशर्रफ ने, उस वक्त गवर्नमेंट परवेज़ मुशर्रफ की थी। तो परवेज़ मुशर्रफ ने ये किया, ये जारी किया, ये इस महकमे को बनाया, मतलब इसे। और इसके फंक्शन क्या है, करप्शन प्रिवेंशन, यानी कि ऐसी चीज़ें लेना जिसमें करप्शन कम हो, ऐसी हिदायत या ऐसे काम करना जिससे करप्शन कम हो, ऐसी यानी कि चीज़ें वज़ा करना। राइस पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को अवेयर करना कि करप्शन भाई किस की चीज़ों में करप्शन होती है, किस तरह हम इससे बचा जा सकता है। एंड इन्फोर्स ऑफ एंटी करप्शन मेजर्स, और ऐसे मेजर्स लेना जो ये करे कि एंटी करप्शन को इन्फोर्स करे, जो यानी कि करप्शन के ख़िलाफ़ काम करे, ऐसी चीज़ें इन्फोर्स करना, यानी कि उनका लागू करना। ऑप्शन नंबर 6 है द वर्ड, रिपीट हो गया। ऑप्शन नंबर 7 है द वर्ड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज अ नेम हैज़ बीन मेंशन इन द होली कुरान। जो वर्ड लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये कुरान मजीद में कितनी बार मेंशन किया गया है, ये 4 मरतबा मेंशन किया है। वैसे ये अमूमन NTS में भी पूछा जाता है ये सवाल। डिटेल्स क्या है, तो वर्ड्स जो इसका अहमद है ना, आप सल्लम को अहमद नाम से कुरान में एक बार पुकारा गया। तो ये भी बाज़-औक़ात पूछ लेते हैं कि वर्ड अहमद कितनी बार आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह हैड मिनिमम एज। अल्लाह के किस नबी की इनमें से सबसे कम एज है। तो देखते हैं, ऑप्शन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। तो करेक्ट ऑप्शन है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। देखिए अब इसकी एजेस देखते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 63 ईयर्स थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एज 175 थी, जो कि तौरात में है। मेरे पास एक MA इस्लामिक लेक्चरशिप की बुक है, बहुत अच्छी है, वो मोहम्मद सुहेल भट्टी साहब की है, बहुत अच्छी बुक है। उसमें ये लिखा हुआ है 175 है तौरात में लिखा हुआ है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की 120 ईयर्स है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जस्ट 33 ईयर्स उम्र थी जब अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदा उठा लिया। तो जब उन्होंने अपनी तबलीग शुरू की ना, तो तब उनकी एज 30 ईयर्स थी। सिर्फ 3 साल के अंदर ही वहाँ के लोग उनके बहुत मुखालिफ हो गए, और उन्होंने उनको हत्ता कि उनके ख़िलाफ़ जो है ना ऐसे इक़दाम करने पे उतर आए जिससे अल्लाह ताला ने उनको अपनी तरफ उठा लिया। तो यहाँ पे एक और सवाल बनता है कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान में सबसे ज़्यादा आया। अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा किस नबी का ज़िक्र आया है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, और ये 34 सूरतों में आया है। और आया कितनी मरतबा है, 136 मरतबा, 136 मरतबा ये नाम आया है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि डैश आर यूज डिस्प्ले डेटा। डिस्प्ले डेटा को विजिबल करने के लिए कौन सी डिवाइस क्या यूज़ किया जाता है कि डिस्प्ले में डिस्प्ले नज़र आए। तो स्टोरेज डिवाइस जैसे कि हम फ्लैशेस या दूसरी डिवाइसेस देखते हैं, इसमें तो नहीं आता नज़र। इनपुट डिवाइस जैसे कि कीबोर्ड वगैरह, ये भी नहीं है। अब कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी होती हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन करने के लिए हम मैसेज करते हैं, या सॉरी दूसरी जो होते हैं ये डिस्प्ले नहीं कर रही होती। लेकिन आउटपुट डिवाइसेस जो होती हैं ना, जैसे कि मोबाइल भी ये आउटपुट दे रहा है, तो वो जो ये आउटपुट डिवाइसेस भी कहा जाता है, जैसे कि हमारा मॉनिटर हो गया, TV होगी, तो इसका करेक्ट आंसर आउटपुट डिवाइसेस है। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अब इसमें वॉइस चेंज करनी है। हैव यू लाफ्ड एट देम, अब इसकी चेंज क्या होगी, हैव दे बीन लाफ्ड एट बाय यू। तो इसका जो करेक्ट आंसर ये है। इसको मज़ीद इसकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये मैं जब इंशाल्लाह कल से स्टार्ट है, तो उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी होंगे,
तो उसमें आपको एक एक डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह किस चीज़ को कैसे लगाना है। ऑप्शन नंबर 11 है द लेटेस्ट एंटी मिलिट्री एंड एंटी मिलिटेंसी मिलिट्री ऑपरेशन इन पाकिस्तान इस टाइटल। जो अभी किया जा रहा है, पहले तो ज़रब अज़ब था, अब जो किया जा रहा है वो रद्दुल फसाद है। ठीक है, जो बच्चे कुछ क्रिमिनल्स हैं, जो ऐसे लोग हैं जो हमारी स्टेट के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो उनको एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, तो रद्दुल फसाद जो है ये यूज़ किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है करेक्ट दिस सेंटेंस बाय चूजिंग द राइट आंसर ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन पोर्शन। आई एम टायर्ड एज आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग। तो मैं थका दिया गया हूँ या मैं थक चुका हूँ। एज आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे जब सिंस मॉर्निंग सुबह से आ गया ना, तो फिर इसको जो है ना सिंपल कंटिन्यूस सेंस नहीं होगा, फिर इसका होगा जो इसका आई हैव बिन या हैज़ बिन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो इसका जो प्रेजेंट कंटिन्यूस जो टेंस है वो नहीं, जबकि इसका जो सेंटेंस है ना वो आएगा आई हैव बिन या हैज़ बिन यूज़ होगा, सिंपल कंटिन्यूस सेंटेंस में नहीं आएगा, बल्कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका आएगा। हु इज़ द चीफ एग्जेक्टिव ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान। तो नन ऑफ दीज है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला ये दोनों, इन दोनों ने ही वैसे ये क्लेम किया था कि हम जीत चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन साइज। इनमें से कौन सा सूबा है जो पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे जो है वो लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन मतलब आबादी के लिहाज से, तो वो है जी सिंध। सॉरी, सेकंड नंबर पे है तो वो सिंध है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो आता है पंजाब। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पंजाब की है। और थर्ड में भी मैं बता दूं केपी की, यानी कि जो खैबर पख्तूनख्वा है। और फोर्थ पे आता है बलोचिस्तान। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेटल। अब देखें मेटल या नॉन मेटल के लिए हमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ देखनी है। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी चीज़ की और केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि किसी चीज़ की हार्डनेस है, अब ये जो हार्डनेस है फिजिकल प्रॉपर्टी है। जैसे कि रबर है, अब ये बिल्कुल किस तरह नरम होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मीन कि नरम होता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में और किसी का मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है कि भाई इस टेम्परेचर में ये चीज़ मेल्ट हो जाती है, ये इसकी फिजिकल क्वालिटी प्रॉपर्टी है। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है हाउ अ सब्सटेंस रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ मिलकर, जैसे H2O पानी बन जाता है। ठीक है, इन दोनों के साथ तो मिलके क्या बनाता है, ये होते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। इस तरह मेटल और नॉन मेटल्स में भी यानी कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ के तौर देख के फिर फैसला किया जाता है कि कौन सी चीज़ मेटल है कौन सी नॉन मेटल है। जैसे कि मिलावेबिलिटी होती है। जैसे कि मिलावेबिलिटी क्या होती है कि हम हथौड़ा अगर किसी चीज़ को मारें, जैसे कि आयरन को और एलुमिनियम को हम हथौड़ा मारें तो वो प्रेस होंगे, लेकिन अगर कोल को हथौड़ा मारें तो वो टूट के बिखर जाएगा। आपको देखोगे कुछ चीज़ों को हम मारें तो वो बिखर जाती हैं, तो और कुछ चीज़ों को मारें तो वो प्रेस होती हैं। तो ये इनकी क्वालिटी हो गई। जैसे कि डक्टाइल हो गई, डक्टाइल में क्या होता है हम चीज़ों को लंबा कर सकते हैं, कुछ चीज़ें लंबी हो सकती हैं, हम उसे मारते हैं वो लंबी होती जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं होती। इस तरह इन प्रॉपर्टीज़ के बिना पे हम मेटल और नॉन मेटल का फैसला करते हैं। जैसे कि चलो मैं आपको घरेलू एक सवाल देता हूँ। देखें जब लेडीज़ कुछ भी चीज़ें पका रही होती हैं तो वो या देगची या किसी चीज़ का इस्तेमाल करती हैं, तो उस देगची के नीचे जैसे ही आग जलाते हैं तो वो चीज़ गर्म हो जाती है, वो होती है मेटल। आप उसको हाथ लगाएंगे ना तो आपका हाथ भी जल जाएगा, वो अमूमन मेटल से बनी होती है। और जो बाज़ का उन्होंने साथ उठाया होता है कोई चिमचा वगैरह या कुछ इस तरह, तो वो अमूमन जो होता है वो नॉन मेटल होता है। यानी कि नॉन मेटल क्या होता है, वो हीट इतनी जल्द ऑब्जर्व नहीं करता, हीट ऑब्जर्व नहीं करता, तो इसलिए अक्सर देखा होगा कि वो ठंडा ही होता है बार बार, हालांकि यूज़ साथ ही हो रहा था। तो मतलब ये उसकी प्रॉपर्टीज़ होता है, तो इसलिए मरकरी जो है ना वो है यहाँ पे मेटल है। वैसे क्वेश्चन नंबर 16 है हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स आर इन 1 किलोमीटर। तो ये इसका राइट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज टू काउंट एटम इन अ सेल रेन। अब वो कहते हैं फंक्शन में कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसे हम यूज़ करके सेल में कितने एटम है ये पता कर सकते हैं। तो देखें जो एवरेज होता है ना, ये भी फंक्शन है, सम भी, मैक्स भी, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। तो जो काउंट है ना, काउंट, इस फंक्शन के ज़रिए हम जो है ना ये पता कर सकते हैं कि कितने एटम है। ठीक है, ये फंक्शन काउंट यूज़ करते हैं। MS एक्सेल की बात हो रही है यहाँ पे। MS एक्सेल क्या है, एप्लीकेशन है कंप्यूटर की।
18 है वैक्सीनेशन वाज डिस्कवर्ड बाय। अब वैक्सीनेशन क्या है, वैक्सीनेशन किसने डिस्कवर की थी? तो एडवर्ड जीनर जो था उन्होंने वैक्सीनेशन ईजाद की थी। अच्छा वैक्सीनेशन होती क्या है? होता यूँ है कि बाज़ का तो वायरस या बैक्टीरिया जो होता है ना वो हमें आप आके हम पे अटैक करता है। नॉर्मली होता यह है कि हमारा जो इम्यून सिस्टम अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ही एक रखा है, तो वो उनसे लड़ता है और नॉर्मली उनको हरा देता है, ठीक है। लेकिन बाज़ों का बैक्टीरिया और वायरस कुछ ऐसे आ जाते हैं न्यू जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। वो क्या होते हैं, आते ही अटैक कर देते हैं और आपको आपके इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देते हैं और आपको बीमार कर देते हैं। अब इनका ये हल सोचा गया, तो जो एडवर्ड जीनर साहब हैं इन्होंने ये चीज़ दरियाफ़्त की, इस चीज़ के वैक्सीनेशन दरियाफ़्त की, और उसमें होता क्या है, उसमें पैथोजेंस होते हैं। अब पैथोजन क्या चीज़ है? पैथोजन जो है ना, ये आप उसी बैक्टीरिया या वायरस का एक हिस्सा ले लेते हैं और उसको आप डायरेक्टली खुद ही अपने जिस्म में आप उसे इंसर्ट कर देते हैं, जिस्म में डाल देते हैं। उससे क्या होता है, जिस्म पहले तो जिस्म उससे लड़ता है, लेकिन जब उससे हार जाता है, ठीक है, जिस्म, और जिस्म लेकिन उसी के साथ मिलके एक नया जो है ना अडप्टिव जो है उसे कहते हैं, उसे एंटीबॉडी एक वो बना लेता है जिस्म के अंदर। वैसे एंटीबॉडी प्रोटीन को कहते हैं, ठीक है, प्रोटीन होती है एक स्पेसिफिक ख़ास किस्म की। तो ये फिर क्या होती है, ये फिर अब उस वायरस से लड़ने की ताकत रखती है, ये फिर उस वायरस से लड़ती है। मतलब आप अपने अंदर एक नया पहलवान खुद बना लेते हो जो आप आने वाले किसी चीज़ को वो पछाड़ देता है, जो भी कोई डिजीज़ होती है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? व्हाट वाज रिलीजन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम? अरब से पहले मतलब इस्लाम से पहले जो अरब्स के लोग थे ना, उनका रिलीजन क्या, मज़हब क्या था, यानी कि ज़्यादा तादाद में मेजॉरिटी लोगों का? तो आइडोलेट्रस था। आइडोलेट्रस मतलब मुशरकाना थे, उनके अकायद मुशरकाना थे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 20, विच आर्टिकल ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपको पता है 1973 जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था? 1956 हमारा फर्स्ट था, ये याद कर ले, अक्सर ये पूछा जाता है। और हमारा सेकंड जो था वो 1962 था, और हमारा जो थर्ड है ना वो है 1973। और उसमें हम अब अमेंडमेंट करते हैं, अगर हमें कुछ भी चीज़ नहीं ज़रूरत पड़ जाए ना, हमें लगे कि यार हमने अब ये फ़लाँ चीज़ का कानून बनाना है, तो हम उसमें अमेंडमेंट कर देते हैं। चल वही कॉन्स्टिट्यूशन आया 1973 को जो बना दिया गया था। तो इसमें अब देखेंगे कि लैंग्वेज को कौन सी चीज़ कौन सी मतलब आर्टिकल है जो लैंग्वेज को डील करता है। तो ये आर्टिकल 251 है, इसी के तहत जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। लेकिन मैं आपको एक बता दूं कि जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है ना ये इंग्लिश है। अब भी ऑफिशियल लैंग्वेज कहते क्या हैं, आप याद रखें, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि जो दफ्तर में आपस में कम्युनिकेशन, एक दफ्तर गवर्नमेंट का दूसरे दफ्तर से कम्युनिकेशन करता है, उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ना वो उर्दू है, सॉरी वो इंग्लिश है। ऑफिशियल लैंग्वेज पाकिस्तान की इंग्लिश है। कहीं पे आपसे पूछ जाए कि पाकिस्तान व्हाट इज़ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, तो आपने वहाँ पे इंग्लिश ही जवाब देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बाकी देखते हैं।